हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, अब आते हैं आपके कुछ लास्ट के टॉपिक्स आपके रहते हैं इस चैप्टर के। सेक्शन 96 में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। आ जाओ बेटा पढ़ते हैं। उसने कहा है सेक्शन 96 अप्लाइज टू ऑल कंपनी एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी पे इसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। Thus, it is mandatory for all companies except OPC to hold AGM। तो याद रखना, OPC के अलावा बाकी सब कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो कंपनी AGM होल्ड करेगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96। फिर क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नोटिस। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। The notice of AGM shall comply with the requirements of section 101। नोटिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 21 क्लियर डेज पहले देना पड़ता है। नोटिस ऑफ AGM shall specify that the meeting is annual general meeting। तो नोटिस में ये बात स्पेसिफाई करी जाएगी कि जो मीटिंग बुलाई जा रही है दैट इज एन एनुअल जनरल मीटिंग। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, जरा देखना। लास्ट डेट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम, ध्यान से सुनना, टाइम लिमिट। उसने कहा फर्स्ट एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इफ फर्स्ट एजीएम इज सो हेल्ड, देर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पता है उन्होंने क्या कहा, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखना, जरा मेरे साथ साथ लिखना, छोटी छोटी बातें। सेक्शन 96, देखो वो क्या कह रहा है। अब इमेजिन करो एक एग्जांपल, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ऑन से 1 जुलाई 19। तो ये कंपनी 1 जुलाई 19 को बेटा क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट, मतलब फॉर्म हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब 1 जुलाई 19 से इसका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च 20 को इसका फाइनेंशियल ईयर बच्चे खत्म होगा, है ना। चलो अब मेरी बात सुनना। अब पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ए लिमिटेड 1920 में क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट। ए लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 1920 में क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट। तो ए लिमिटेड अपनी फर्स्ट एजीएम होल्ड करेगी समवेयर फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो मुझे एक बात बताओ, इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1920 में। तो फर्स्ट एजीएम कब होल्ड करेगी? समवेयर 2021 में। अब उन्होंने पता है क्या कहा, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा आपकी कंपनी 1 जुलाई 19 को इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 को। तो उन्होंने कहा ये कंपनी, सुनो, ये कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम, ये कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम पता है कब होल्ड करेगी? साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर, यानी 31 मार्च 20 को साल खत्म हुआ, उससे 9 महीने के अंदर अंदर, मतलब 31 दिसंबर 20 तक इस कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। ये 9 months का जो टाइम दिया गया है, दिस इज फॉर फर्स्ट एजीएम, आपकी पहली एजीएम, कंपनी की पहली एजीएम। तो याद रखना फर्स्ट एजीएम के लिए जो टाइम दिया गया है बेटा, दैट इज 9 months। ठीक है, बना लो, इसे बना लो।
तो याद रखना, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको 9 मंथ्स का टाइम दिया गया है टू होल्ड योर फर्स्ट एजीएम। यानी 31 मार्च 2020 साल खत्म हुआ था, वहां से 9 महीने मतलब 31 दिसंबर 20 तक आपको अपनी एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। फिर क्या कहता है वो, देखो, फिर वो कहता है द रजिस्ट्रार हैज नो डिस्क्रिशन टू ग्रांट एनी एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एजीएम। याद रखना, ये जो 9 मंथ्स का समय दिया गया है ना, इसको आगे एक्सटेंड नहीं करा जा सकता। रजिस्ट्रार के पास इस टाइम को एक्सटेंड करने की कोई पावर नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो 9 मंथ्स का टाइम है ना, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। रजिस्ट्रार के पास इस टाइम को एक्सटेंड करने की पावर नहीं है, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो ये टाइम एक्सटेंड नहीं करा जा सकता है बेटा। फिर ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, अब आओ, लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एनी अदर एजीएम दैट इज सब्सीक्वेंट एजीएम। यानी सुनो, ऊपर हमने जो टाइम लिमिट की बात करी थी 9 मंथ्स का, दैट वाज फॉर फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम के लिए। व्हाट अबाउट सब्सीक्वेंट एजीएम? सब्सीक्वेंट मतलब फर्स्ट एजीएम के बाद की एजीएम के लिए टाइम लिमिट क्या होगी? पढ़ना ध्यान से। एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स ऑफ क्लोज ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर आपको समय फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 मंथ्स का दिया गया है। ध्यान से, ध्यान से। नॉट मोर देन 15 मंथ्स शैल इलैप्स बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम एंड द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, देखो इसमें ना काफी सारी कंडीशंस हैं, मेरी बात सुनो, सुनो, मैं काफी सारी कंडीशंस है। पहली शर्त है, सब्सीक्वेंट एजीएम की बात कर रहा हूं, पहली शर्त है सब्सीक्वेंट एजीएम आपको होल्ड करनी है साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट एजीएम और सेकंड एजीएम में, सेकंड और थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में 15 महीने से ज्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? ये दूसरी शर्त है। और तीसरी, एजीएम इज टू बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं कहा है, इन ईच कैलेंडर ईयर। मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाता हूं, 3 शर्तें हैं। अभी ऊपर तो हमने बात करी फर्स्ट एजीएम की, चलो बेटा अब हम बात करते हैं सब्सीक्वेंट एजीएम की। देखो, सब्सीक्वेंट एजीएम, ध्यान से सुनना। देखो, अच्छा मैंने क्या कहा था, चलो मैं थोड़ी सी डेट्स चेंज कर रहा हूं, देखना। सपोज 1 जुलाई 18 को, थोड़ी सी एक डेट चेंज करिए, 1 जुलाई 18 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 19 को इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म 31 मार्च 19 को हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 1819 की 1819 की एजीएम कब होगी बताओ? समवेयर 1920 में। अच्छा, फर्स्ट एजीएम के लिए कितना टाइम दिया गया था? साल खत्म होने से 9 महीने के अंदर अंदर, मतलब 31 मार्च 19 से 9 महीने करूं तो 31 दिसंबर 19 तक आपको फर्स्ट एजीएम होल्ड करनी है। ये तो मैक्सिमम टाइम है ना। सपोज सपोज कंपनी ने अपनी फर्स्ट एजीएम यहां पर होल्ड करी 1 अगस्त 19 को, डेट ऑफ
फर्स्ट एजीएम। तो कंपनी को होल्ड करनी थी मैक्सिमम 31 दिसंबर तक, कंपनी ने 1 अगस्त तक ही होल्ड कर दी। ठीक है, फर्स्ट एजीएम होल्ड कर दी। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, सुनो सुनो ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 20 को। ये हो गया एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अब मुझे बताओ इस साल की एजीएम, प्रीवियस ईयर 1920 की एजीएम, प्रीवियस ईयर 1920 की एजीएम, चलो बताओ बेटा कब होल्ड होगी? समवेयर 2021 में। कितने टाइम का समय दिया है? 6 मंथ्स का समय दिया है, मतलब 31 मार्च 2020 से 6 महीने, मतलब आता है 30 सितंबर 20 तक आप एजीएम होल्ड कर सकते हो। ये मैक्सिमम पीरियड है। अब सुनो, मैंने एजीएम होल्ड करी यहां पर से 1 सितंबर 20 को मैंने होल्ड करी अपनी सेकंड एजीएम। ये है बेटा आपकी डेट ऑफ सेकंड एजीएम, है ना? कब तक होल्ड करनी थी? 30 सितंबर तक। मैंने 1 सितंबर को ही होल्ड कर ली सेकंड एजीएम। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कितनी शर्तें हैं? टोटल 3 शर्तें हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी है। कौन सी? पहली जो सब्सीक्वेंट एजीएम है वो होल्ड कर होनी चाहिए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो सब्सीक्वेंट एजीएम 6 महीनों के अंदर अंदर आपको होल्ड करनी है। बताओ सेटिस्फाइड या नहीं? तो 31 मार्च 2020 से 6 महीने आते हैं 30 सितंबर 20। इस डेट तक आपको एजीएम होल्ड करनी थी। 30 सितंबर 20 तक आपको एजीएम होल्ड करनी थी। आपने 1 सितंबर को ही कर ली। तो बताओ पहली शर्त सेटिस्फाइड। सेकंड क्या थी? फर्स्ट एजीएम और सेकंड एजीएम के बीच में जो टाइम गैप है वो मैक्सिमम 15 महीने का हो सकता है। मैक्सिमम 15 महीने। तो बताना जरा, देखो ये फर्स्ट एजीएम है और ये सेकंड एजीएम है। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो ये आते हैं बेटा 13 महीने। तो दो एजीएम में कितना गैप है? 13 महीने का। मतलब बेटा सेकंड कंडीशन भी मेरी क्या हो गई? सेटिस्फाइड। मैक्सिमम गैप 15 महीने का हो सकता है। तीसरा, एवरी कैलेंडर ईयर। आपको एजीएम हर कैलेंडर ईयर में होल्ड करनी है। फाइनेंशियल ईयर नहीं कह रहा हूं, कैलेंडर ईयर कह रहा हूं। यहां पर बताओ आपने एजीएम कब होल्ड करी? कैलेंडर ईयर 2019 में। फिर आपने होल्ड करी कैलेंडर ईयर 2020 में। आपको फिर होल्ड करनी पड़ेगी कैलेंडर ईयर 21 में, कैलेंडर ईयर 22 में। मतलब हर कैलेंडर ईयर में आपको जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। तो बताओ बेटा, ये वाली शर्त भी मेरी क्या हो गई? सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये तीनों शर्तें बच्चे आपको क्या करनी है? सेटिस्फाई। कॉपी करो पहले इतना, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे चलें। आओ देखो बेटा अब क्या कह रहा है। उसने कहा द 3 टाइम लिमिट्स गिवन आर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब तीनों को फुलफिल करना है। नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ देम वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। एक को भी अगर कंप्लाई नहीं करा, एक को भी फुलफिल नहीं करा तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। Thus, last date for holding AGM shall be the earliest of the above 3 time limits. ठीक है, अब मेरे को एक बात और बताना। उसने एक्सटेंशन की बात करी है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फर्स्ट एजीएम का जो टाइम लिमिट दिया गया है वो 9 महीने का है और उसे रजिस्ट्रार एक्सटेंड नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट सब्सीक्वेंट एजीएम? देखो उसने कहा है द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन extend the time for holding the AGM
बाय एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। इसका मतलब सब्सिक्वेंट एजीएम का जो टाइम है वो मैक्सिमम 3 महीने से बढ़ाया जा सकता है। तो 6 महीने तो दिया जा रहा है, और कितना दिया जा सकता है? 3 महीने और दिया जा सकता है आपको। अच्छा, फिर टाइम ऑफ एजीएम। एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स नॉर्मली 9 to 6 माने जाते हैं। डे ऑफ एजीएम, एजीएम शैल बी कॉल्ड फॉर अ डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलीडे मींस एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो हॉलीडेज ऑफिशियल गैजेट में बेटा क्या है? डिक्लेयर्ड है। प्लेस ऑफ एजीएम, एजीएम कहां पर होगी? at the registered office of the company or some other place within the city, town or village in which registered office is situated। यानी याद रखना, एजीएम वैसे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी, नहीं तो जिस शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस शहर में किसी और जगह पे आप एजीएम कंडक्ट करवा सकते हो। However, AGM of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in advance either in writing or by electronic mode by all the members। तो बात ठीक है, अगर सारे मेंबर्स अपना कंसेंट देते हैं इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, तो एजीएम को इंडिया में किसी भी जगह पे होल्ड किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप एजीएम को रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होल्ड करो या उसी शहर में होल्ड करो जिस शहर में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। आप इंडिया के किसी भी कोने में आप कंडक्ट कर सकते हो एजीएम इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, इसके बाद बेटा एक दो छोटी छोटी बातें ना मैं आपसे जरा एजीएम से रिलेटिंग पहले कर लूं। क्या है? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, सेक्शन 97। देखो क्या कहता है, सेक्शन 97 applies where default is made in holding AGM in accordance with the provisions of section 96। मतलब अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 96 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करा और डिफॉल्ट कमिट करा इन होल्डिंग एजीएम, तो ट्रिब्यूनल के पास कंपनीज एक्ट ने कुछ पावर दी, और वो क्या है? If AGM is not held as per provisions of section 96, any member may make an application to the tribunal। तो अगर कंपनी ने AGM को होल्ड नहीं करा इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96, तो मेंबर के पास ये राइट है कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अच्छा, फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल में कॉल अ जनरल मीटिंग और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग विच शैल बी डीम्ड टू बी एन एजीएम ऑफ द कंपनी। ट्रिब्यूनल में गिव सच डायरेक्शंस एज इट में थिंक फिट, इंक्लूडिंग अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शैल बी द कोरम। तो ये आपके ट्रिब्यूनल को बच्चे क्या दी गई हैं? पावर्स दी गई हैं। अच्छा, मैं ना एक दो एजीएम से रिलेटिंग आपसे एक दो छोटी छोटी बातें और कर लूं बेटा, 2 मिनट। अच्छा, ये ना एक सेक्शन 121 है, सेक्शन 121। ये सेक्शन 121 ना बेटा रिपोर्ट ऑन एजीएम के बारे में, और ये क्या कहता है? सेक्शन 121 अप्लाइज ओनली टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। कहता क्या है वो देखना बेटा। ये कहता है, सेक्शन 121 पढ़ रहे हैं, ये कहता है to prepare a report on each AGM. The report shall be prepared in the prescribed manner। वो रूल्स में देखेंगे। The report shall confirm that AGM was convened, held and conducted as per the provisions of this act and rules made thereunder। ठीक है, अब सुनो। पता है अब जो मेरी बात सुनना, अब जो एजीएम होती है ना, उसकी बेटा एजीएम के बाद ना एक क्या बनाई जाती है? रिपोर्ट बनाई जाती है। और जो रिपोर्ट होती है ना एजीएम की, वो बनाई जाती है मिनट्स ऑफ मीटिंग के अलावा। बेसिकली ना बातें दोनों सेम है। मिनट्स भी क्या बताता है? मिनट्स इज अ समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, की मीटिंग में क्या क्या हुआ है उसका एक समरी है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज ऑल्सो अ समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। लेकिन याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के बेटा सब्सटीट्यूट नहीं है।
आपको दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मिनट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे सेक्शन 118 के हिसाब से, और रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी सेक्शन 121 के हिसाब से। देखो नीचे मैं आपको पढ़वाता हूं, ये देखो उसने कहा है रिपोर्ट ऑन एजीएम शैल बी प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू द मिनट्स। रिपोर्ट शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एजीएम। तो वही बात रिपोर्ट बताती है जो आपको मिनट्स बताते हैं। फिलहाल मेरी बात सुनो। टू फाइल विद आरओसी अ कॉपी ऑफ सच रिपोर्ट, याद रखना इस रिपोर्ट की एक कॉपी किसके पास जाएगी, आरओसी के पास। कितने दिनों के अंदर अंदर, एजीएम खत्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर। कंपनी शैल पे सच फाइलिंग फीस एंड सच एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर क्या कहा है, if a company fails to file a report within 30 days of conclusion of AGM, the punishment shall be as follows। मतलब अगर कंपनी ने 30 दिनों के अंदर अंदर, एजीएम खत्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आरओसी के पास रिपोर्ट फर्निश नहीं करी, तो कंपनी के ऊपर बचे 1 लाख रुपए की पेनल्टी है फ्लैट, और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपए रोज का, मैक्सिमम हो सकता है 5 लाख रुपए। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 की, 25,000 की पेनल्टी प्लस 500 रुपए रोज का, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपनी का मैक्सिमम 5 लाख और ऑफिसर का 1 लाख। अच्छा, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, डे, डेट, आवर एंड वेन्यू ऑफ एजीएम, appointment of chairman of AGM, number of members who attended the AGM, confirmation of quorum, confirmation with respect to compliance of act and rules, secretarial standards, बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब कौन कौन से रेजोल्यूशंस, कौन कौन से मैटर्स टेकअप करे गए थे मीटिंग में, उनका डिसीजन क्या आया, फेवर में कितने आए, अगेंस्ट में कितने आए, particulars with respect to any adjournment, postponement of meeting or change in venue, other relevant points for inclusion in the report। तो ये कुछ बातें आपके रिपोर्ट में बच्चे क्या करी जाएंगी, स्पेसिफाई। अच्छा, रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और इन केस ऑफ हिज इनएबिलिटी टू साइन, एनी टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें से एक बेटा आपका क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो मेरे को बताओ रिपोर्ट पे किसका सिग्नेचर होगा, 2 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, और 2 डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, इफ एनी, अगर है तो। A copy of the report of AGM shall be filed with registrar in form number MGT 15 within 30 days of conclusion of AGM along with prescribed fees। तो फॉर्म याद रखना, फॉर्म MGT 15 में आपको रिपोर्ट की कॉपी आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी। तो ये बेटा आपका ना एनुअल जनरल मीटिंग का केस था, मेरे ख्याल से सिंपल केस है। ठीक है, करें अगला टॉपिक शुरू करें। चलो बच्चे, अब हम करेंगे डिस्कस ईजीएम का केस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। आओ बेटा, पहले मेरे साथ साथ ना इस पे आओ, सेक्शन 100, ये देखो सेक्शन 100 है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। क्या कहता है, देखो, ईजीएम कॉल्ड बाय द बोर्ड सुओ मोटो, द बोर्ड में व्हेनेवर इट डीम फिट कॉल एन ईजीएम, मतलब बोर्ड अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहे ईजीएम कंडक्ट करवा सकता है। However, EGM of a company other than wholly owned subsidiary company of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। उसने क्या कहा, the EGM of a company other than of wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। याद रखना, EGM कहां पर होल्ड करी जाएगी, इंडिया में होल्ड करी जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब फॉरेन कंपनी है, और उस फॉरेन कंपनी की कोई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, तो उस सब्सिडरी कंपनी की ईजीएम इंडिया में होल्ड नहीं होगी। इसके अलावा
बाकी सब ईजीएम इंडिया में ही होल्ड होंगी। ईजीएम कॉलिंग ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। तो बेटा एक बात मुझे ना थोड़ी सी जो क्लियर हुई वो क्या है कि जो ईजीएम है ना वो कौन बुलवा सकता है। ईजीएम ना बोर्ड बुलवा सकता है सुओ मोटो, मतलब अपनी मर्जी से, जब मर्जी, अपनी इच्छा से। ईजीएम और कौन बुला सकता है? मेंबर्स खुद ईजीएम बच्चे बुलवा सकते हैं। एक रिक्वेस्ट उन्हें कंपनी को बस देनी पड़ेगी। तो मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ईजीएम बुलवा कौन सकता है? दो लोग, बोर्ड और मेंबर्स खुद। ठीक है, बोर्ड अपनी मर्जी से, जब मर्जी, अपनी इच्छा से सुओ मोटो ईजीएम बुलवा सकता है, और मेंबर्स भी कंपनी को चाहे तो एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं फॉर कॉलिंग ईजीएम। याद होगा आपको, ये मैंने बताया हुआ है। कौन से मेंबर्स ईजीएम बुलवा सकते हैं? अगर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है तो याद रखना, जो मेंबर्स ईजीएम बुलवाना चाहते हैं ना, दे मस्ट होल्ड एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यानी मुझे एक बात बताना, मैं रिलायंस के टोटल 5 करोड़ शेयर है, ठीक है, मैं 5 करोड़ में से ना मैं 500 शेयर होल्ड करता हूं। 5 करोड़ में से मैं 500 शेयर होल्ड करता हूं। क्या बेटा मैं ईजीएम बुलवा सकता हूं? मैं नहीं बुलवा सकता बेटा। भाई ऐसे अगर ईजीएम, आप सोच के देखो, ऐसे अगर कंपनी अलाउ कर दे कि जो मर्जी मेंबर ईजीएम बुलवा ले, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना बेटा। तो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है। उन्होंने कहा कौन से मेंबर्स ईजीएम बुलवा सकते हैं? उन्होंने कहा वो मेंबर ईजीएम बुलवा सकते हैं जो एटलीस्ट कितना होल्ड करें? पेड अप शेयर कैपिटल का 1/10 एटलीस्ट होल्ड करें। तो अगर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब 50 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है, उसका 10% एटलीस्ट, मतलब 5 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल जो मेंबर्स होल्ड करते हैं ना, वो बेटा ईजीएम बुलवा सकते हैं। मैं 500 शेयर होल्ड करता हूं, क्या मैं ईजीएम बुलवा सकता हूं? मैं नहीं बुलवा सकता। अच्छा एक बात बताओ, और जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है वहां पर वोटिंग पावर देखोगे, क्या देखोगे वहां पर? वोटिंग पावर। कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। तो एक बात याद रखना, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो उस केस में मेंबर जो ईजीएम बुलवाना चाहते हैं वो होल्ड करते हो एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स होल्ड करते हो एटलीस्ट 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। अच्छा, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेक्विजिशन सुनना। पता है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मेंबर्स अगर ईजीएम बुलवाना चाहते हैं तो वो एक कंपनी को क्या दे सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ईजीएम बुलवाना चाहते हैं। उसके एसेंशियल्स क्या हैं? द requisition shall specify the matters for the consideration of which EGM is to be called। मतलब जो वो रिक्वेस्ट कंपनी को देंगे ना, जो requisition वो देंगे, उसमें लिखा होना चाहिए कि भाई हम किस पर्पस के लिए, हम किस उद्देश्य से, कौन से मैटर्स के लिए हम ईजीएम बुलवाना चाहते हैं। requisition shall be valid even if it does not specify the reason of the matters proposed to be considered। यानी पता है, उस रेक्विजिशन में मैटर्स लिखे होने चाहिए, रीजन क्या है उन मैटर्स का वो लिखा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। रेक्विजिशन शैल बी साइंड बाय ऑल द रेक्विजिशनिस्ट, मतलब जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबका सिग्नेचर होना चाहिए। और अ रेक्विजिशनिस्ट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय ऑल अदर रेक्विजिशनिस्ट। तो या तो मेरे को बताओ, हम 10 लोग हैं, हम 10 लोगों ने रिक्वेस्ट करा कंपनी से कि हम इस मैटर पे ईजीएम बुलवाना चाहते हैं। अब या तो 10 के 10 साइन करें या 10 के बिहाफ पे एक साइन करे और उस एक को बाकी 9 ने क्या करा हो? ऑथराइज कराओ। अच्छा, रेक्विजिशन कहां पर जमा करवाया जाएगा? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। रेक्विजिशन आप राइटिंग में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी कर सकते हो। द रेक्विजिशन शैल बी सेंट इन राइटिंग और बाय सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट एंड अटैचिंग देयर विद अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ साइंड रेक्विजिशन। द रेक्विजिशन
may propose a date for holding the EGM. ध्यान से सुनना, डेट्स का थोड़ा सा केस आएगा. The requisition shall be deposited at least 21 clear days before such proposed date for holding the EGM. अब आपको एक बात अच्छी तरह पता है, सुनो. उन्होंने एक बात कही है, जो रिक्वेस्ट, ठीक है, आपने जो रेक्विजिशन दिया, उस रेक्विजिशन में ना लिखा होना चाहिए मैटर्स, कौन से मैटर्स आप डिस्कस करना चाहते हो, और लिखा होना चाहिए कौन सी डेट को आप ईजीएम होल्ड करना चाहते हो. और याद रखना, जिस दिन आप रेक्विजिशन दे रहे हो और जो डेट आपने रेक्विजिशन में मेंशन करी है फॉर होल्डिंग द ईजीएम, उसमें बेटा एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का, ठीक है, फासला होना चाहिए. अच्छा, अभी मैं आपको ना एक चार्ट पीस का बनवा के बताऊंगा, पहले आगे सुनो. EGM called by board, सुनो. On receipt of valid requisition, the board shall within 21 days proceed to call an EGM to be held not later than 45 days from the date of deposit of requisition. अब देखो उसने क्या कहा, सुनो. उसने कहा ऑन रिसिप्ट ऑफ वैलिड रेक्विजिशन, मतलब मेंबर ने रेक्विजिशन दे दिया कि हम ईजीएम होल्ड करना चाहते हैं, इस डेट को होल्ड करना चाहते हैं, ये मैटर्स हम डिस्कस करना चाहते हैं. अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड शैल विद इन 21 डेज प्रोसीड टू कॉल एन ईजीएम टू बी हेल्ड not later than 45 days from the date of deposit of requisition. मैं अभी आपको ना एक चार्ट बना के बेटा समझाता हूं इसे. ये देखो, किसका केस कर रहे हैं, ईजीएम का. सेक्शन बेटा 100. मेरे साथ साथ बनाओगे ये चार्ट. देखो क्या कह रहा है वो. अच्छा, इस डेट को मेंबर्स ने कंपनी को क्या दिया, रेक्विजिशन. इस डेट को मेंबर्स ने कंपनी को क्या दिया बेटा, रेक्विजिशन दिया. क्या रेक्विजिशन मतलब एक रिक्वेस्ट दी कि हम एक ईजीएम होल्ड करना चाहते हैं, उस ईजीएम में हम ये मैटर्स हम डिस्कस करना चाहते हैं, इस डेट को हम ईजीएम होल्ड करना चाहते हैं. प्रपोज डेट, याद रखना वो प्रपोज डेट है, मतलब हम इस डेट को होल्ड करना चाहते हैं. और एक बात याद रखना, उन्होंने एक बात पहले ही क्लियर कर दी है कि जिस दिन आप रेक्विजिशन दोगे और प्रपोज डेट के बीच में बेटा कितने दिन का फासला होना चाहिए, 21 क्लियर डेज का बेटा फासला होना चाहिए. तो इन दो डेट्स के बीच में 21 डेज नहीं है, 21 क्लियर डेज है. क्या मतलब था क्लियर डेज का, 21 क्लियर डेज निकालते समय ना बेटा इस डेट को भी एक्सक्लूड करेंगे और इस डेट को भी एक्सक्लूड करेंगे. मतलब जिस दिन रेक्विजिशन दिया गया है वो डेट भी काउंट नहीं होगी और जिस दिन एजीएम वो होल्ड करना चाहते हैं वो डेट भी काउंट नहीं होंगे. सीधे सीधे पूरे 21 दिन होने चाहिए. ठीक है, ये तो हो गई पहली बात. अब आओ अगली बात उसने क्या कही. देखो अगली बात उसने क्या कही, ऑन रिसिप्ट ऑफ वैलिड रेक्विजिशन board shall within 21 days proceed to call an EGM to be held not later than 45 days from the date of deposit of requisition. अब मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात. पता है उन्होंने एक बात साफ कर दी है यहां पर कि जरूरी नहीं है कि EGM इस प्रपोज डेट पे ही हो. भाई मेंबर्स ने ये डेट रिकमेंड कर दी लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा. उन्होंने एक बात कही है कि बोर्ड ईजीएम कॉल कर सकता है एनीवेयर विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेक्विजिशन. मतलब
इस दिन रेक्विजिशन जमा कराया गया था बेटा, यहां से 45 दिनों के अंदर अंदर जब मर्जी ईजीएम होल्ड हो सकती है। तो मुझे बताओगे मैक्सिमम टाइम पीरियड, ये 45 डेज क्या है? दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड within which EGM is to be held। तो रेक्विजिशन जिस दिन दिया है वहां से 45 दिनों के अंदर अंदर आपको बच्चे ईजीएम होल्ड करनी पड़ेगी, बोर्ड को ईजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। कौन सी डेट से है 45 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेक्विजिशन। ठीक है, कॉपी करते रहना बेटा, साथ साथ कर लो, कॉपी कर लो। तो याद रखना, जिस दिन मेंबर्स ने रिक्वेस्ट दी थी कंपनी को, वहां से 45 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड को ईजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। दैट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग ईजीएम। अच्छा, इसके बाद बेटा देखो, the notice shall be given to those members whose name appear in the register of members within 3 days of receipt of valid requisition। पता है अब होगा क्या? मेंबर्स ने जो रेक्विजिशन दिया ना, उसके 3 दिनों के अंदर अंदर, उसके 3 दिनों के अंदर अंदर आपको सब मेंबर्स को क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस जिसका नाम अपेयर कर रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। सुनना क्या कहा उन्होंने? जिस दिन मेंबर ने रेक्विजिशन दिया है, यहां से कितने दिन बेटा? 3 डेज। रेक्विजिशन की डेट से 3 डेज। मैं इसे एक नाम दे लेता हूं, कट ऑफ डेट। याद है कुछ? क्या रेलेवेंस है कट ऑफ डेट का? याद रखना, इस कट ऑफ डेट तक जिसका नाम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड होगा ना, उसी मेंबर को इस मीटिंग का बेटा क्या दिया जाएगा? नोटिस। कौन सी डेट तक? रेक्विजिशन जिस दिन दिया है वहां से 3 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड है, उसको इस ईजीएम का क्या दिया जाएगा? नोटिस। तो बेटा ये है आपकी कट ऑफ डेट। कौन सी है कट ऑफ डेट? रेक्विजिशन की डेट से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी कट ऑफ डेट है। तो जिसके पास इस कट ऑफ डेट तक कंपनी के शेयर्स हैं, जिसका नाम इस डेट तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड है, उसी को इस ईजीएम का क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। फिर ईजीएम कॉल्ड बाय रेक्विजिशनिस्ट। अब सुनो, इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल एन ईजीएम, मतलब 45 दिनों का टाइम दिया था कंपनीज एक्ट ने बोर्ड को ईजीएम बुलवाने के लिए, बोर्ड नहीं बुलवा पाया ईजीएम, तो रेक्विजिशनिस्ट खुद बताओ ईजीएम क्या कर सकते हैं? बुलवा सकते हैं। ईजीएम शैल बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेक्विजिशन। तो एक बात मुझे अब समझ आती है, 45 दिन की, सुनो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं यहां पर, लो एक और ऐड कर देता हूं, मेरी बात सुनना। ये बताओगे 45 दिन का टाइम ईजीएम बुलवाने के लिए किसको दिया गया है? ये तो है बोर्ड को दिया गया टाइम। अगर बोर्ड 45 दिनों के अंदर अंदर ईजीएम नहीं बुलवा पाता, तो मेंबर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है वो खुद ईजीएम बुलवा सकते हैं, और उनके पास समय है, रेक्विजिशन जिस दिन उन्होंने दिया है वहां से 3 महीने का समय। तो रेक्विजिशन इस दिन दिया था ना, यहां से 3 महीने का बेटा समय दिया गया है। कहां से 3 महीने का समय है? मेरी बात सुनो, कहां से 3 महीने का समय है? ये आपका बेटा जिस दिन रेक्विजिशन दिया है वहां से 3 months का समय है। किसके पास? रेक्विजिशनिस्ट के पास, कि वो ईजीएम खुद चाहें तो बुलवा सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर रेक्विजिशनिस्ट। मैक्सिमम
टाइम पीरियड। किसके किसके लिए ये? रेक्विजिशनिस्ट के लिए। ठीक है, तो बोर्ड के पास 45 दिन का समय है और रेक्विजिशनिस्ट के पास, उनके पास 3 महीने का समय है। यानी मैं एक बात समझाऊं, ये जो रेक्विजिशन उन्होंने दिया था ना, इसकी वैधता, वैलिडिटी 3 महीने तक है। 45 दिन तक तो बोर्ड बुलवा सकता है, अगर बोर्ड ने बुलवा लिया वेल एंड गुड, नहीं तो 3 महीने का समय दिया गया है रेक्विजिशनिस्ट को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद the requisitionist shall call EGM in the same manner in which meeting is called by the board। मतलब जैसे बोर्ड बुलवाएगा वैसे ही मेंबर्स बुलवाएंगे। requisitionist shall be entitled to receive a list of members from the company। याद रखना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम मेंशन्ड है कौन सी डेट को? कट ऑफ डेट को। ठीक है, वो लिस्ट कंपनी का फर्ज बनता है कि वो मेंबर्स को क्या करें, रेक्विजिशनिस्ट को क्या करें, प्रोवाइड करें। तो सारे मेंबर्स का नाम, जिनका नाम मेंशन्ड है, हर उस इंसान का नाम जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड है, एज ऑन कट ऑफ डेट कंपनी का फर्ज बनता है कि वो उन मेंबर्स की लिस्ट रेक्विजिशनिस्ट को क्या करे, प्रोवाइड। List shall be made available as on the 21st day from the date of receipt of requisition for calling EGM, together with such changes as have occurred up to 45th day from the date of receipt of requisition for calling EGM। क्या कहा है उसने? The list shall be made available as on 21st day from the date of receipt of requisition for calling EGM, together with such changes as have occurred up to 45th day from the date of receipt of requisition। तो बेसिकली उन्होंने पता क्या कहा है? उन्होंने कहा है 45th डे तक। मेरे को बताओ बोर्ड के पास पावर कहां तक है? 45th डे तक है ना। तो उन्होंने एक बात कही, जिस जिसका नाम 45th डे तक भी मेंशन हो गया ना, उनको भी रेक्विजिशनिस्ट नोटिस दे सकते हैं ईजीएम अटेंड करने का। यानी कट ऑफ डेट रेक्विजिशनिस्ट के केस में थोड़ी सी बेटा बढ़ा दी गई है। कहां तक हो गई है? 45 डेज। यानी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेक्विजिशन, जिसका नाम मेंशन्ड है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, उसको रेक्विजिशनिस्ट क्या भेज सकते हैं? ईजीएम का नोटिस। फिर requisitionist shall convene the EGM on any day except national holiday को नहीं हो सकता है। Requisitionist should convene the EGM at registered office or in the same city or town in which registered office is situated। अच्छा, manner of giving notice, notice of EGM shall be given by स्पीड पोस्ट के थ्रू दिया जाएगा नोटिस, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। Any accidental omission to give notice to any member shall not invalidate the proceedings of EGM। अगर गलती से कंपनी किसी मेंबर को नोटिस नहीं दे पाती है तो याद रखना EGM की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ EGM। कंपनी ने अपनी तरफ से नोटिस भेज दिया लेकिन किसी मेंबर को वो नोटिस मिला नहीं, तो याद रखना नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस की वजह से प्रोसीडिंग्स ईजीएम की इनवैलिड करार नहीं करी जाएंगी बेटा। ठीक है, ये आपका बेटा सेक्शन 100। अच्छा, एक दो छोटी छोटी बातें और। द नोटिस ऑफ ईजीएम शैल डिस्क्लोज द प्लेस, डेट, डे, आवर ऑफ द ईजीएम। नोटिस शैल डिस्क्लोज द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट ईजीएम। एजेंडा क्या है? If the resolution is to be passed as a special resolution, notice shall disclose such fact. Reimbursement of expenses. All reasonable expenses incurred by the requisitionist by reason of failure of board to call EGM shall be repaid to the requisitionist by the company। Obvious सी बात है। कायदे में बताओ EGM बुलवाना जिम्मेदारी किसकी थी? बोर्ड की। बोर्ड ने नहीं बुलवाई, बोर्ड के बिहाफ पे किसने बुलवाई? रेक्विजिशनिस्ट ने। रेक्विजिशनिस्ट ने नोटिस को प्रिंट करवाया, पोस्ट किया, पोस्ट पे खर्चा इंकर करा, तो ये खर्चा कायदे में बोर्ड का था। जो इंकर किसने किया? रेक्विजिशनिस्ट ने। तो मुझे बताओ रेक्विजिशनिस्ट के पास ये पावर है कि वो बोर्ड से, कंपनी से इन खर्चों का क्या ले सकती है? रीइंबर्समेंट। प्रिंटिंग पे खर्चा हुआ, पोस्टेज पे खर्चा हुआ, ये सब, स्टेशनरी पे खर्चा हुआ, ये सब रीइंबर्समेंट रेक्विजिशनिस्ट कंपनी से क्लेम कर सकते हैं।
द सम सो रीपेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेमुनरेशन ऑफ डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स। और एक बात याद रखना, कंपनी रेक्विजिशनिस्ट को तो रीइंबर्समेंट दे देगी, लेकिन कंपनी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स की तनख्वाह से ये पैसा काट लेगी, क्योंकि उनके डिफॉल्ट की वजह से ये मीटिंग टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पाई थी। बात समझ आई? तो कंपनी रेक्विजिशनिस्ट को रीइंबर्समेंट दे देगी और कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तनख्वाह से ये पैसा काट लेगी। ठीक है? अच्छा, एक और मैं जरा आपको 2 मिनट पढ़ा दूं। और बेटा जरा 2 मिनट, वही पावर ऑफ ट्रिब्यूनल करनी है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम, सेक्शन 98 क्या कहता है? If for any reason it is impracticable to call or hold or conduct EGM, the tribunal may order an EGM to be called, held and conducted in such manner as it may think fit. The tribunal may give such directions as it may think fit, including a direction that one member present in person or proxy shall be the quorum. The tribunal may exercise such power on application of member, on एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर और सुओ मोटो। तो मेरी बात सुनो, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि तुम्हें ईजीएम कंडक्ट करनी चाहिए थी लेकिन तुमने कंडक्ट नहीं करी। ये पावर वो एक्सरसाइज कर सकती है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय डायरेक्टर, या सुओ मोटो भी, मतलब अपनी मर्जी से भी वो कंपनी को ये हिदायत दे सकती है कि तुम्हें ईजीएम कंडक्ट करनी चाहिए थी लेकिन तुमने कंडक्ट नहीं करी है, तो कृपा करके आप वो ईजीएम कंडक्ट करें। ठीक है? अच्छा, और ये एक पनिशमेंट का सेक्शन दे रखा है आपको, सेक्शन 99। ये है आपका पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सेक्शन 96, 97 और 98। 96 कौन सा था? एजीएम का। 97 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। 98 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम। कौन लायबल होगा? कंपनी। हर ऑफिसर लायबल होगा। कितना फाइन? 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 5,000 रुपए रोज का। ठीक है बेटा? चलो, बाकी हम इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।